अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं स्टैकोमेट्री के बारे में कि स्टैकोमेट्री क्या होती है एंड स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बाज़ औक़ात क्वेश्चन के अंदर हमें एक रिएक्टेंट दिया जाता है और उस एक रिएक्टेंट की अमाउंट मास या मोल की सूरत में दे दी जाती है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे जिसमें दो रिएक्टेंट्स दे दिए जाएंगे और जो अमाउंट है वो एक रिएक्टेंट की मास या मोल्स की सूरत में दे दी जाएगी। और जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स दे दिए जाएंगे और उनमें से जो अमाउंट है वो दो रिएक्टेंट्स की मास या मोल की सूरत में दे दी जाती है। ये जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये कदरे टफ होते हैं। तो स्टैकोमेट्री इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में हमारी किस तरीके से क्या करती है, मदद करती है। तो आज हम इसलिए स्टैकोमेट्री को डिटेल से स्टडी करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज स्टैकोमेट्री एंड स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन। कि स्टैकोमेट्री क्या है एंड स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है। स्टैकोमेट्री हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके देगी कि एक रिएक्टेंट का मास दूसरे रिएक्टेंट के कितने मास के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। यह हमें रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में क्या करती है, बताती है। इसलिए हम स्टैकोमेट्री को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैकोमेट्री। यानी कि ये जो स्टैकोमेट्री है ये बेस करती है किसके ऊपर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर। ये किस चीज पे बेस करेगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर। तो पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये हमें किस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं। वाटर बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ये उसकी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर ये जो कोफिशिएंट अपीयर होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट अपीयर इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। यानी कि ये इक्वेशन ये कह रही है कि इसके दो मोल, हाइड्रोजन के दो मोल ऑक्सीजन के एक मोल से रिएक्ट करके पानी के कितने बनाते हैं, दो मोल पानी क्या होता है, पैदा होता है। तो ये हमने कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया, मोल का। अब अगर हम क्या करते हैं, मोलर मास का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। अगर हम मोलर मास का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, ये हमने किस किया है, किसका कंसेप्ट अप्लाई किया था, नंबर ऑफ मोल का। तो जो हाइड्रोजन का एक मोल होता है वो होता है 2 ग्राम के बराबर। ऑक्सीजन 2 है, एक का वजन 16 होता है तो 2 का क्या होगा 32। ऑक्सीजन का एक मोल 32 ग्राम के बराबर होता है और पानी का एक मोल 18 ग्राम के बराबर होता है। तो इक्वेशन कह रही है कि हाइड्रोजन के 2 मोल कंज्यूम होंगे, एक मोल किस ग्राम के बराबर है, 2 ग्राम के बराबर है। तो इसके कितने ग्राम खर्च होंगे, 4 ग्राम। और ऑक्सीजन का एक मोल खर्च हो रहा है तो इसके कितने मोल खर्च होंगे, 32 ग्राम। और पानी के 2 मोल बन रहे हैं, एक मोल होता है 18 ग्राम के बराबर। तो पानी के कितने मोल बनेंगे, ग्राम बनेंगे, 36 ग्राम बनेंगे। अब इसके ऊपर हम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है
और वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड है। वाटर के ऊपर तो मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो इसके 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं। एक मोल का जो वॉल्यूम है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो इसके 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो हम इसे 2 से क्या दे देंगे, जरब देंगे, यानी कि इसका इतना वॉल्यूम क्या होगा, कंज्यूम होगा। ऑक्सीजन का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो इसका कितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा, इसका होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और वाटर के ऊपर मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, यहां पे हम नहीं लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन करते हुए हम गलती कर सकते। उसके बाद हम इसके ऊपर एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। एवोगैड्रो नंबर Na का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, Vm लिख दें। अब इसके 2 मोल खर्च हो रहे हैं हाइड्रोजन के, तो इसके क्या होंगे, 2 Na कंज्यूम होंगे, इसका 1 Na कंज्यूम होगा, और पानी के 2 मोल बन रहे हैं, तो इसके क्या बनेंगे, 2 Na बने। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। इसके कितने Na खर्च हो रहे हैं, 2 Na खर्च हो रहे हैं, तो 1 Na किसके बराबर होता है, 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 के। तो हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स 2 मल्टीप्लाई 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के क्या होंगे, खर्च होंगे। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, वो होंगे 6.022 ज़रब 10 की पावर 23, क्योंकि 1 Na ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। और पानी के कितने बनेंगे, पानी के 2 मोल 2 Na क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो 1 Na किसके बराबर होता है, 6.022 ज़रब 10 की पावर 23। हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, और पानी के इतने मॉलिक्यूल बनेंगे। अब इसके ऊपर हम एटम का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं इसके, 6.022 ज़रब 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल इसके क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिसिटी होती है वो 2 होती है, तो 2 से जरब दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरीके से जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके इतने मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो 2 से जरब दे देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएंगे, एटम्स निकल आएंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास वाटर है, वाटर के 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 से क्या दे देंगे, जरब दे देंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए आपकी बुक वाला क्या लिखता है, वो लिखता है विद द नॉलेज ऑफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल, एवोगैड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम, वी कैन मेक द यूज ऑफ केमिकल इक्वेशन in much better way and get many useful information from them। कि अगर हम मोल का कंसेप्ट रखते हैं, मोलर मास का कंसेप्ट रखते हैं, मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट रखते हैं, एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट रखते हैं, मॉलिक्यूल एंड एटम्स का कंसेप्ट रखते हैं, तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेगी स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर। अब इसको गौर से देखें, जब हमने इस इक्वेशन को, ये इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट की, तो मास को देखें, सॉरी मोल्स को देखें, क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बैलेंस निकले हैं, नहीं। 2 हाइड्रोजन के मोल, 1 ऑक्सीजन के मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि टोटल 3 मोल खर्च हो रहे हैं, और कितने मोल बन रहे हैं, 2। अगर मास को देखें, 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 36 ग्राम पानी बना रहा है,
यानी कि प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास क्या हो रहा है, बराबर है, तो ये क्या है, बराबर निकलेगा। अगर आप इसमें देखें, वॉल्यूम को देखें, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है और 36 ग्राम पानी न होने के क्या होगा, बराबर होगा, तो वॉल्यूम भी बैलेंस नहीं निकलेगा। अगर टोटल एनए को देखें तो रिएक्टेंट के 3 एनए खर्च हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, और पानी के कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो एनए भी क्या, बैलेंस नहीं निकलेंगे। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स को देखें तो इसके जितने मॉलिक्यूल खर्च हो रहे हैं, इसके ये वाले मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो मॉलिक्यूल भी बैलेंस नहीं है। हां, अगर हम एटम्स को देखते हैं तो ये वाला जो फैक्टर है ये इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें टोटल कितने एटम बन रहे हैं, 3 × 2 6 Na ऑफ एटम्स बन रहे हैं, और इसमें कितने बन रहे हैं, 2 × 2 4 और जम्मा ये क्या है, 2, तो टोटल 6 Na ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। तो जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, नंबर ऑफ एटम हमेशा क्या निकलेंगे, बैलेंस निकलेंगे, और मास भी क्या निकलेगा, बैलेंस निकलेगा। बाकी कोई चीज बैलेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब और मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हम क्या करने, उसमें रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट को, मास को हम बैलेंस करते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। कोई और चीज बैलेंस निकले या ना निकले, इक्वेशन को जब हम बैलेंस कर लेंगे, मास और नंबर ऑफ एटम हमेशा क्या निकलेंगे, बैलेंस निकलेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या करती है, ओबे करती है। ये 2 लॉ हमेशा क्या होते हैं, ओबे होते हैं। इसलिए आपकी बुक वाला क्या लिखता है, व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड। ये 2 लॉ हमेशा क्या होते हैं, ओबे होते हैं। ये लॉ कौन से हैं, इनको हम बाद में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखें कि स्टैकोमेट्री की तरफ वापस आते हैं कि हम इस इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मुख्तलिफ रिलेशनशिप डेवलप होंगे, मोल टू मोल रिलेशनशिप। अब इक्वेशन क्या कह रही है, इक्वेशन कह रही है कि इसके 2 मोल खर्च होके इसके क्या बना रहे हैं, 2 मोल बना रहे हैं। अगर इसके 4 मोल खर्च होंगे तो इसके कितने बनेंगे। अब अगर इसको 2 से जरब देंगे तो इसको भी 2 से जरब दे देंगे। अगर इसके 4 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके भी कितने बनेंगे, 4 मोल बनेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल टू मोल रिलेशनशिप। वो हमें क्वेश्चन के अंदर मोल टू मास रिलेशनशिप भी दे देता है। वो कहता है कि अगर 8 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम होती है रिएक्शन के दौरान, तो आप बताएं इसके कितने मोल बनेंगे। साफ जरे ये 8 कैसे आएगा, हम अगर इसको 2 से जरब दे देते हैं कि 8 ग्राम अगर ये कंज्यूम हो रहा होगा तो पानी के कितने मोल बनेंगे, इसको भी हम 2 से क्या दे देंगे, जरब देंगे, तो 4 मोल पानी बनेगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मास टू मोल रिलेशनशिप। इसी तरीके से मास टू मोलर वॉल्यूम का भी क्या हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है। वो कहता है हमसे, कुछ क्वेश्चन यूं करता है कि हमने एक रिएक्शन किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, उसके नतीजे में जो वाटर बना है वो 36 ग्राम बना है। आप बनाए इसका कितना वॉल्यूम खर्च हुआ होगा, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम खर्च हुआ होगा। तो साफ ज़ाहिर है 36 ग्राम बनाने के लिए इसका इतना वॉल्यूम खर्च हुआ है और ऑक्सीजन का इतना वॉल्यूम खर्च हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की रेशियो को क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये स्टैकोमेट्री हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। इसको नोट कर ले। फिर हम मुख्तलिफ क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें एक रिएक्टेंट दिया जाए और एक की मास दी जाए, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरे हम ये करेंगे जिसमें 2 रिएक्टेंट दे दिए जाए और एक का मास दे दिया जाए, उसकी सॉरी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो पहले इसको नोट कर लें, फिर हम मुख्तलिफ जो है वो क्या करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं।